नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पंचायतों को संबोधित किया, उनसे संवाद किया और ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, भारतीय ग्रामीण इलाकों ने जो संदेश दिया है वो है 2 गज दूरी बनाए रखने का। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मौके पर बेहद जरूरी है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वायत्त ग्राम पंचायत के स्वप्न को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। आपको बताएंगे कि WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की ओर से उठाए गए सभी कदमों का स्वागत किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं। भारत और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोविड एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से डबलिंग रेट में भी काफी सुधार हुआ है। जो डबलिंग रेट 21 मार्च यानी लॉकडाउन से पहले 3 दिन था, वो लॉकडाउन के बाद बढ़कर आज करीब 10 दिन पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया गया होता तो आज ये मामले जो 24,000 पर हैं वो 1 लाख तक पहुंच सकते थे। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार कोरोना बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन का फैसला टाइमली फैसला था। यह फैसला देश ने तब नहीं लिया कि जब हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गई थी, डेथ्स होनी शुरू हो गई थी, उससे बच गए। पहली बात तो यह है, और यह फैसला सूझबूझ के साथ लिया गया है। एक्सपर्ट्स की पूरी राय को लेके लिया गया है, हर पहलू को देखभाल करके लिया गया है। और जो साइंस बताती है, जो एपिडेमियोलॉजी साइंस बताती है, एपिडेमिक्स की जो साइंस हमें बताती है कि किस तरह से इन चीज़ों को काबू करने के लिए करा जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से मद्देनज़र रह के किया गया और आप उसका नतीजा अपने सामने देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देश ने दिखाया कि लॉकडाउन इफेक्टिव था। अगर आप ये ट्रेंड्स आप देखिए कि हम कैसे अलग हो गए, कैसे हमने अपने आप को बचाया, और उसमें जो भूमिका रही है सर्वेलेंस की और सारी मेहनत की और सब देश की मेहनत की, वो आपके सामने है। ये इफ़ेक्टिव था, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जान बची हैं, इन्फेक्शन बची है, उसके जो होने वाले परिवारों को नुकसान है वो बचा है, डेथ्स बची हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अभी भी लॉकडाउन का असर अभी हमने और भी देखना है। और जो स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा था उनके हिसाब से तो डबलिंग टाइम अभी 14 दिन भी हो गया है, तो हम और भी इसका फ़ायदा देखेंगे। ये ऐसे डिप होना चाहिए, यही दिखाता है एक्सपर्ट्स की राय है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार सर्विलांस साबित हुआ है। राज्य से लेकर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्विलांस से कोरोना वायरस को नियंत्रण करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सिस्टम से अभी तक 9,45,000 लोगों पर नजर रखी गई, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट, कम्युनिटी कांटेक्ट के जरिए उन्हें ट्रैक किया गया, जिसने कोरोना के फैलने की रफ्तार को कम किया है। हमारा ये सर्विलेंस सिस्टम सबसे पहले, जबकि भारत में एक भी केस नहीं था, 23 जनवरी से ही चालू हो गया था और 23 जनवरी से ही हम लोग विभिन्न लोगों को अपनी इस निगरानी के क्षेत्र में लाने लगे थे। और इसी का हमें फलस्वरूप पहला जो हमारा केस आइडेंटिफाई हुआ, दूसरा केस आइडेंटिफाई हुआ, हमको यही सर्विलेंस सिस्टम ने हमारी मदद की इन सबको जल्दी चिन्हित करने में और इस बीमारी के फैलाव को रोकने में। इसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो किस प्रकार के हमारे आगे के जो मेजर्स लिए गए, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को मैं आपके सामने निर्धारित करना चाहूंगा। पहला माइलस्टोन था जब हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका। आप इस सब के साक्षी रहे हैं कि जिस प्रकार इंटरनेशनल ट्रैफिक रुका तो उसी ने हमको मदद की कि बाहर से, क्योंकि यह बीमारी बाहर से आई है, तो उनके माध्यम से जो संक्रमित लोग बाहर के ट्रैफिक के माध्यम से हमारे देश में आ सकते थे, उनका आने पर हमने एक सीमा तक अंकुश लगाया। 25 मार्च को एक
कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति मिली तो हमने ये पाया कि कम्युनिटी में एक दूसरे व्यक्ति का संपर्क तीसरे व्यक्ति से ना हो पाए, संक्रमित व्यक्तियों का संपर्क असंक्रमित व्यक्तियों से ना हो पाए, ससेप्टेबल पॉपुलेशन और इन्फेक्टेड पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर रहे, ताकि कि कम्युनिटी में जो इंटरनल ट्रांसमिशन की चेन है वो कट कर सकें। तो इसी का फलस्वरूप आप देखेंगे कि जिस गति से हमारे देश में इस केसेस के फैलाव को एक बिल्कुल निरंतर स्थिरता प्रदान हुई है, वो लॉकडाउन से हुई है। टेस्टिंग ने भी हमें इसमें एक सफलता प्रदान की और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाना था वो उसके हम काफी हद तक एक अंकुश लगा पाए। क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पहले 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया था, जिसके बाद अब आज 4 और अंतर मंत्रालय टीमों का गठन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 6 इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया था, जो अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उनसे चर्चा की और बताया कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले कोविड-19 के प्रसार में काफी कमी है। PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स, यद्यपि खुशी की बात है कि रोज़ मैं शाम को जब इवैल्यूएट करता हूं तो बहुत मामूली नंबर जो है वो वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन के ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी हमने वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की, इन सारी चीज़ों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पंचायतों से अहम संवाद किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर उन्होंने ई-ग्राम पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय ग्रामीण भारत ने 2 गज दूरी का संदेश दिया, जो बेहद कारगर है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत असरदार भूमिका निभा रहा है। देश भर की ग्राम पंचायतों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण भारत का 2 गज देह की दूरी का मंत्र लोगों को सामाजिक दूरी का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया।
आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और योजना बनाने के लिए ये पोर्टल और मोबाइल ऐप मददगार साबित होंगे। ये पोर्टल वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इसके जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या और उनसे जुड़ी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटलाइजेशन की दिशा में प्रधानमंत्री ने इसे एक बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना होगा और इसमें ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का नक्शा बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत गांव की मैपिंग ड्रोन से की जाएगी। फिलहाल इस योजना को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में पायलट मोड पर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे राजस्व संग्रह और सुव्यवस्थित योजना सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति के अधिकारों पर स्पष्टता प्रदान करेगी। ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। प्रधानमंत्री और कई ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद भी हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों की प्रगति राष्ट्र और लोकतंत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वायत्त ग्राम स्वराज का स्वप्न देखा था, उसे उस स्तर पर ले जाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने विचार साझा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राम राज की अवधारणा में ही स्वायत्त ग्राम स्वराज की अवधारणा निहित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों ने देश में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को पंचायतों को पूरी तरह से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं भारत के विकेंद्रीकृत विकास और नियोजन के लिए आवश्यक माध्यम साबित हुई हैं, फिर भी स्थानीय लोकतांत्रिक संस्था के रूप में उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य वित्त आयोग का गठन करें और एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से हर 5 साल पर पंचायतों के चुनाव कराएं। स्थानीय निकायों के लिए आवंटित धन पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों के खाते में जाना चाहिए। इस धन को निकायों द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक ही खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य संस्था या राज्य की विकास एजेंसी के द्वारा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंचायतों के अधिकारों और कर्तव्यों को और स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों में समितियों को महत्व देना जरूरी है। हर स्तर के पंचायत कर्मियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। ग्राम सभा के सदस्यों को पंचायत की विभिन्न समितियों जैसे शिक्षा या स्वच्छता के लिए समिति में शामिल करने से इन निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। कानून में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, पर कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो कि स्वागत के योग्य है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से पंचायतें विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती हैं। इससे बेहतर आजीविका की तलाश में गांवों से शहरों के लिए पलायन कर रहे ग्रामीणों का प्रतिस्थापन रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत दूसरे राज्य में फंसे हुए लोगों को वापस जल्द ही लाया जाएगा। हालांकि अन्य राज्यों से श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों की वापसी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्होंने अन्य राज्यों में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि को पूरा किया हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे यूपी के लोगों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए राज्यवार सूची तैयार करने समेत चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए। शेल्टर होम को सैनिटाइज करने और सभी के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने के बाद सबको राशन किट और 1000 रुपए के भरण पोषण भत्ते के साथ होम क्वारंटीन के लिए घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। वापसी से पहले श्रमिकों और कामगारों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराई जाएगी। ये लोग उत्तर प्रदेश के जिस किसी भी जिले में वापसी करेंगे, इन्हें वहां भी 14 दिन की क्वारंटीन अवधि में रहना होगा। आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक जांच किट तैयार करने में सफलता हासिल की है। इस किट की खासियत ये है कि ये बेहद कम कीमत में बनकर तैयार होगी और इससे बेहद सटीक नतीजे पाए जा सकते हैं। इस किट को बनाने में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए कोविड-19 के एक ऐसे गुण की पहचान कर ली गई है जो दूसरे वायरस में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसके डिवाइस केवल कोरोना के वायरस की पहचान करने में ही सक्षम है। ये डिवाइस कोरोना के इसी गुण की परख के आधार पर सही रिजल्ट देने में सक्षम है। आईसीएमआर ने कड़े परीक्षण के बाद इस किट को मंजूरी दे दी है। टेस्टिंग डिवाइस तैयार करने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत कुंडू के मुताबिक अब तक बाजार में उपलब्ध सभी डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, जो काफी महंगा होता है। लेकिन इस डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड की जगह साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा प्रोब फ्री होने के कारण ये डिवाइस व्यावसायिक स्तर पर निर्माण के लिए काफी सस्ती हो जाएगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो इस वक्त संक्रमित लोगों की कुल संख्या 23,077 पर पहुंच गई है। वहीं इनमें से 17,915 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,684 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अभी तक 4,813 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 723 पहुंच चुकी है।
वहीं पूरे देश में कोरोना वायरस की स्थिति के राज्यवार अगर हम बात करें तो आइए नजर डालते हैं उन राज्यों पर जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। महाराष्ट्र में 6,500 के करीब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 283 लोगों की यहां मौत हुई है। वहीं 800 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं। गुजरात में अब तक 2,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं तो 250 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है। दिल्ली में अब तक 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 50 लोगों की यहां मौत हुई है और दिल्ली में अब तक 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 800 से ज्यादा लोग यहां पर स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान की बात करते हैं, यहां करीब 2,000 लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं और 27 लोगों की इसमें मौत हुई है। वहीं 200 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां करीब 1800 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की यहां मौत हुई है। वहीं 200 से ज्यादा लोग यहां ठीक हुए हैं। आइए नजर डालते हैं दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है। अभी तक पूरी दुनिया में 27,37,000 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। वहीं 1,91,000 लोगों की जान अभी तक कोविड-19 से जा चुकी है। आइए नजर डालते हैं 5 सबसे ज्यादा पीड़ित देशों पर। अमेरिका में सबसे अधिक 8,86,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं इटली में 1,89,000 से ज्यादा मामले कोविड-19 के सामने आ चुके हैं और यहां 25,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में अब तक 2,13,000 से अधिक कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बात करते हैं फ्रांस की। यहां 1,58,000 से अधिक मामले कोविड-19 के आए हैं और 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस संक्रमण से हुई है। वहीं जर्मनी में 1,53,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि भारत ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला लिया और आक्रामक उपायों को लागू करने की वजह से अन्य देशों के मुकाबले भारत में स्थिति काफी बेहतर है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने राज्यसभा टेलीविजन को दिए एक विशेष इंटरव्यू में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति, दवाएं भेजने और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में सबसे आगे होने के लिए भारत की सराहना की। Yes, this was a good decision at the right time. You talked about the advantages, of course, ma'am. In the first phase of lockdown, that was for 21 days, India aggressively observed lockdown. What were the biggest advantages of that lockdown? Well, the biggest advantage was that first of all, it was supposed to really bring down the transmission, slow down the transmission. And we do find that the doubling of the cases were reduced. We find that from 3 days of doubling of cases, it has gone up to 7 days. That itself is a huge thing. We do find that there are about 61 districts now which really have had no case. And for that reason, I think this has been, the lockdown has contributed. Plus, lockdown also helps in flattening the curve. It gives us time to really plan that in case there is a surge of cases after the lockdown is lifted, then it gives the government ample time to prepare for that. डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि इतना विशाल देश भारत कई चुनौतियों के बावजूद इस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। In India, we have different states with different health systems. Some have very strong health systems, some do not. And therefore, to have one strategy for the entire country is very difficult. It has to be tailored according to the state in which the lockdown is being lifted.
When a lockdown is lifted, there are certain parameters that WHO advocates. And that is that the transmission is controlled. That is the first thing. Second is that the health system capacities, which I mentioned, are in place, that in case there is a surge, that can be dealt with. Third is that outbreak risks in health settings have been minimized. We need to keep an eye on that. That preventive measures are implemented, that what I referred to, that in case, it's not just bringing a lockdown. There are lots of other things that are associated with it which need to continue. भारत कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में अग्रणी रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, जिससे निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से दवा, टीके और चिकित्सा उपकरण तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस मैक्सिको मसौदा प्रस्ताव को 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसम्मति से अपनाया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर साल अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के हर आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचने के लिए टीका का उपयोग बताना है, साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करना भी है। टीकाकरण किसी बीमारी से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने का सबसे कारगर उपाय है। लोगों को टीकाकरण और उसके महत्व के प्रति जागरूक बनाने के मकसद से हर साल अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम अलग अलग विषयों पर रखा जाता है। साल 2020 में विश्व टीकाकरण की थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल यानी सभी के लिए टीकाकरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है कि इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए कि टीके विकसित करने से लेकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वाले सारे स्वास्थ्यकर्मी नायक की तरह हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक टीकाकरण से हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अभी भी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हो पाता है। साल 2020 में इस अभियान का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में टीकाकरण से ज्यादा लोगों को जोड़ना और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए टीकाकरण के महत्व के बारे में बताना है। भारत की बात करें तो डीपीटी, ओपीवी और बीसीजी के साथ ही बच्चों के टीकाकरण की राष्ट्रीय नीति साल 1978 में अपनाई गई और साल 1985 में इसे यूपीआई यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में बदल दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा भारत में साल 2014 में मिशन इंद्रधनुष और 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 का टीका विकसित करने में कई देश लगे हुए हैं। भारत में कैडिला हेल्थ केयर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना के टीका बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसके लिए फंड मंजूर कर लिया है। कोरोना वायरस के लिए टीके के 2 चरणों का विकास कैडिला हेल्थ केयर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल के द्वारा किया जाएगा और तीसरे चरण के महत्वपूर्ण ह्यूमन क्लिनिक ट्रायल की स्टडी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रमजान का पवित्र महीना चांद के दीदार से शुरू होता है। कल देश के कई इलाकों में चांद दिखाई दिया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और केरल के कोझिकोड के कप्पड़ में चांद का दीदार लोगों ने किया। इस तरह शुक्रवार यानी आज से ही कई जगहों पर रमजान की शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। देश कोविड-19 के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है और इसमें देश के जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं।
दिल्ली के सांसद प्रोफेसर एसपी बघेल ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर किया। बघेल सैनिटाइजेशन मॉडल के जरिए आज 15 ट्रैक्टरों के मदद से दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इन इलाकों में रामबाग, कालिंदी विहार, 100 फुटा इलाके शामिल थे, जबकि 80 फुटा कालिंदी विहार में सांसद जी ने खुद ट्रैक्टर चलाकर सैनिटाइजेशन का काम किया।